नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए सभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस। आपको पता होगा मेंस 3 दिन में हुआ था और मैंने शिफ्ट वाइज तीनों दिन के 100 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप जाके एसएससी सीजीएल मेंस पे शिफ्ट वाइज सोल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उधर देख सकते हैं। सीजीएल प्री, सीएचएसएल प्री, सीपीओ प्री, टॉपिक वाइज सारे मैंने करवा दिए हैं, शिफ्ट वाइज टॉपिक वाइज। सीपीओ और ये बाकी था तो मैंने आज इसका परसेंटेज ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ये टॉपिक भी करवा दे रहा हूँ और धीरे धीरे सारे करवा दूंगा। ये आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और पेपर अच्छा आया था। और ये सारे क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट सोर्स होता है। तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि यही मोटिवेशन होता है। जब व्यूज आते हैं, सब्सक्राइब आप लोग करते हो, लाइक करते हो, तो यही मोटिवेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काढ़ा मैंने भी पी लिया, आप लोग भी पीते रहें, दिन में 2-3 बार काढ़ा पीते रहें ताकि स्वस्थ रहें, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं। सेफ रहें, घर में रहें, आराम से पढ़ते रहें। भाई आपका सारा मैथ्स करवा के ही रहेगा, आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस करवा के रहेगा मेंस में, अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन से पढ़ोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला प्रश्न देख लो। बहुत बड़ा सा प्रश्न दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है। मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूंगा, हिंदी वाला ही पढ़ दे रहा हूँ, अंग्रेजी वाला आप अपना पढ़ लीजिएगा। कहा गया किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 2/3 भी 10 वर्ष से कम है। यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे कहा गया, देखो आपसे कहा गया कि 3/8 भाग लड़कियां हैं, यानी अगर मैं बात करूं कि टोटल छात्र 8x हों तो उसमें से लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 3x। मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं बॉयज, यहां पे लिख रहा हूं गर्ल्स, ठीक है। आपको पता है कि अगर हम टोटल छात्र 8x मान रहे हैं तो उसमें लड़कियां कितनी हो गई, उसका 3/8 भाग यानी 3x, और बॉयज कितने हो गए, 5x हो गए, ठीक है। अब आपसे कहा गया लड़कों की संख्या का 1/3, लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है। आपको दिया गया 1/3 10 वर्ष से कम है तो कितना 10 वर्ष से ज्यादा है, आप कहेंगे 2/3 10 वर्ष से ज्यादा है, यानी कि लड़कों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से ज्यादा है। और कहा गया लड़कियों की संख्या का 2/3 हिस्सा 10 वर्ष से कम है। अगर 2/3 हिस्सा 10 वर्ष से कम है तो कितना हिस्सा 10 वर्ष से ज्यादा है, आप कहेंगे 1 - 2/3, यानी 1/3 हिस्सा 10 वर्ष से ज्यादा है। यानी आपको 10 वर्ष से ज्यादा संख्या क्या मिली, 5x का 2/3 यानी 10x/3 बॉयज और 3x का 1/3 यानी x गर्ल्स। इतने लोग टोटल 10 वर्ष से ज्यादा है, यानी ये लोग किस 10 वर्ष से ज्यादा है, यानी आप काउंट कर लो टोटल। तो 10x/3 बॉयज ऐसे हैं जो 10 वर्ष से ज्यादा है और x गर्ल्स ऐसी हैं जो 10 वर्ष से ज्यादा है, तो जोड़ दो तो 10x/3 धन x, यानी ये कितना हो जाएगा 13x/3, और ये ज़्यादा है 10 वर्ष से। और आपको दिया गया है कि जो लोग 10 ईयर्स से ज़्यादा है उनकी संख्या 260 है, यानी 13x/3 जो आपने निकाला है 10 ईयर्स से जिनकी एज ज़्यादा है वो दिया गया है 260, यानी 13x/3 = 260। यहाँ से आप कह सकते हैं 13 से 260 कट जाएगा, 20 आएगा, यानी x = 60 आ गया। अब x = 60 आ गया तो आपसे पूछा क्या गया है, विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो आपको पता है विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, बॉयज़ की संख्या कितनी है 5x, यानी बॉयज़ कितने हो जाएंगे 5 × 60 यानी कि 300। बताओ इस प्रश्न में कुछ था, नहीं था, बेसिक से करा, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो प्रश्न को जितना बेसिक से करोगे उतना आसानी से कर पाओगे, और बेसिक की अगर आपको समझोगे तो ट्रिक्स चुटकियों का खेल है, चुटकियों में ट्रिक्स समझोगे, ठीक है। तो बेसिक मैं करवा रहा हूँ, ट्रिक्स जहाँ से मन करे सीखो। वो ट्रिक भी जहाँ मुझे लगेगा कि बेसिक से ज़्यादा अच्छे से हम ट्रिक से कर सकते हैं वहाँ मैं ट्रिक से करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, आप लोग बीच में कमेंट करते हैं कई बार कि गगन प्रताप सर, बिल्कुल यार गगन प्रताप सर से मैंने ये पीडीएफ लिया क्योंकि उन्होंने कंपाइल करवाया था और मैंने वहीं से उठा लिया। आप कौन टाइप करने जाए, बस आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए, आपकी मदद होनी चाहिए। बाकी गगन प्रताप सर का थैंकफुल हूँ मैं कि उन्होंने ऐसा काम किया, ठीक है। देखिए कहा गया द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन इज 52 ईयर्स, यानी कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। आप पिता को मान लो F और सन को मान लो S, यानी कि आपको दिया क्या गया है, फादर प्लस सन की आयु का एज, मतलब जो एज सम है
वो कितना दिया गया 52, यानी f प्लस एस बराबर 52 दिया गया। क्योंकि अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी, यानी कि अब से 4 वर्ष बाद की अगर हम बात करें तो फादर जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ सन की आयु के बराबर होगा। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ सन की आयु के बराबर होगा। यानी ऐसा कह सकते हैं कि फादर को अगर हमने f माना है तो 4 साल बाद वो कितने का होगा, f प्लस 4 का होगा, और सन कितने का होगा, s प्लस 4 का होगा। लेकिन आपको दिया क्या गया है कि जो फादर की आयु 4 साल बाद होगी वो 4 गुनी होगी बेटे की आयु की, या आप कहें जो बेटे की आयु होगी वो फादर की आयु की 1/4 होगी। तो हम कह सकते हैं s प्लस 4 बेटे की आयु होगी और वो चौथाई होगी किसकी, फादर की आयु की, यानी कि ये बराबर होगी f प्लस 4/4, या उसी को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं फादर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4s प्लस 16 माइनस 4 यानी कि प्लस 12। तो पुट कर दो यहाँ पे, यानी ये हो गया 4s प्लस 12 प्लस s इज इक्वल टू 52, यानी ये हो गया 5s इज इक्वल टू 40, यानी s इज इक्वल टू 8। सन की एज कितनी है, वर्तमान आयु 8। तो आपसे कहा गया अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। आपको पता चल गया कि सन 8 वर्ष का है और फादर कितने का है, 44 का है। यार 44 8 52 होता है, यानी कि सन हो गया 8 और फादर हो गया 44। तो 10 वर्ष बाद बाप कितने का हो जाएगा, 54 का हो जाएगा, और बेटा कितने का हो जाएगा, 18 का हो जाएगा। तो 18 का नंबर 18, 18 तिया 54, यानी बाप की आयु 3 और बेटे का आयु 1, यानी 3:1 के अनुपात में हो जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया पुत्र और पिता की, तो पुत्र और पिता की कितनी हो जाएगी, ये फादर और सन की आई है, तो सन और फादर की कितनी हो जाएगी 1:3। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपने आंसर कर दिया। ठीक है, तो आपको बस समझना है। हाँ, यहाँ पे कई बार आप लोग गलती कर देते हैं कि पिता और पुत्र, जैसे मैंने 3:1 निकाला, आप आंसर मार्क कर देंगे 3:1 अगर दिखेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसकी किसकी आयु पूछा गया। कई बार हम उल्टा 1:3 की जगह पे 3:1 यानी 1:3 की जगह पे 3:1 यूज कर देते हैं। ठीक है, गलत हो जाता है। तो ये सब सिली मिस्टेक्स ना करना, मैंने करी थी 2 बार मेंस में, इसी वजह से 200 नहीं है। आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है, देखो इस तरह का प्रश्न प्री में खूब दबा के पूछा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, जो लोग मेंस का बैच कह के लॉन्च करते हैं कि मेंस का बैच है, ऐसा पढ़ाएंगे वैसा, देखो प्री और मेंस में कुछ भी अंतर नहीं होता। आप एसएससी समझ चुकी है कि यहाँ पे मार्केट में मूर्ख बनाने वाले लोग काफ़ी आ गए हैं, तो वो पेपर को कैलकुलेटिव कर रही है, ना कि बहुत ज़्यादा तिकड़म उसमें डाल रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो वही सवाल प्री में भी दिखेंगे, वही सवाल मेंस में भी दिखेंगे। लेकिन अगर आप जुगाड़ू पढ़ाई पढ़ रहे हो, मतलब ट्रिक के और ऐसे भरोसे जा रहे हो, तो आप मेंस में 100 क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आप बेसिक को अच्छे से करो, बेसिक को अच्छे से प्रैक्टिस करो और फिर जाओगे एग्जाम देने, तो कोई टेंशन रहेगी ही नहीं। ट्रिक जहाँ पे जरूरी होगी वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो ये प्रश्न देखो, कहा गया x को जब 9, 15, 21 और 31 में जोड़ा जाता है तो जो प्राप्त संख्याएं हैं वो समानुपात में हो जाती है, यानी प्रोपोर्शन में हो जाती हैं। तो आपसे कहा गया कि 3x - 2 और 5x + 4 के बीच का मध्यानुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको पता होगा A, B, C और D प्रोपोर्शन में कब होते हैं, जब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ आउटर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर्स, या ऐसे कह सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D अगर हो तो वो प्रोपोर्शन में कहलाते हैं। अब आपसे कहा गया x को जोड़ा गया 9, 15, 21 और 31 में, तो 9 में जोड़ोगे तो 9 + x हो जाएगा, 15 में जोड़ोगे 15 + x हो जाएगा, 21 में जोड़ोगे 21 + x हो जाएगा, और 31 में जोड़ोगे 31 + x में हो जाएगा। ये सारे प्रोपोर्शन में तो हम कह सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D, बस काम खत्म हो गया। लेकिन अब ट्रिक जो मेन यहाँ पे काम करेगी वो ये काम करेगी कि अगर आप ऐसे इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपका टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। 9 + x का 31 + x में मल्टीप्लाई होगा, 15 + x का 21 + x में होगा, और फिर आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच जो मैंने बता रखी है वो यूज करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। वैसे उस मेथड में क्या करना होता है, देखो आप डिफरेंस लोगे इधर हर और अंश का, इधर भी ले लो डिफरेंस। आप अगर इधर डिफरेंस लोगे तो 31 में से 21 घटेगा, या इधर डिफरेंस 10 हो जाएगा, और अगर इधर लोगे तो 15 में से 9 घटेगा 6 आ जाएगा। अब 6 और 10 का एलसीएम ले लो, जो कि होगा कितना 30। अब दोनों को 30 बना लो। दोनों को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 इधर है तो 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इधर 10 है तो 30 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। बस दोनों के अंश में 5 और 3 से गुणा करके बराबर कर दो, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। यानी ये हो गया 45 + 5x इज इक्वल टू 63 + 3x, यानी 2x इज इक्वल टू 18, यानी x इज इक्वल टू 9 हो गया। अब x इज इक्वल टू अगर 9 हो गया तो आपसे पूछा क्या गया, 3x - 2 5x + 4 का मध्यानुपात निकालो। देखो मध्यानुपात
कहने का मतलब अगर ए और बी का मध्यानुपात पूछा जाए यानी मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए तो होता कितना, अंडर रूट में ए इंटू बी। तो आपसे पूछा गया 3x - 2 5x + 4 का, तो आप निकाल लो, खटाक से आंसर दे दो। यानी ये हो गया अंडर रूट में x बराबर 9 रखोगे, 3 व 27 में से 2 घटेगा 25 इंटू 9 यहाँ पे रखोगे, 9 बचे 45, 4 49 यानी 49, 25 का रूट 5, 49 का 7, 5 इंटू 7 35। आपका आंसर कितना आ गया 35। तो आपको ये पता होना चाहिए मीन प्रोपोर्शन अगर ए और बी का पूछा जाए यानी MP मीन प्रोपोर्शन, मध्य प्रदेश नहीं, मीन प्रोपोर्शन ए और बी का कितना होगा √AB। बस बात खत्म। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था क्या आप पढ़ाना बंद कर दोगे, अभी तो आपकी जॉब लग गई। एक चीज़ बताओ खाना आपके लिए ज़रूरी है, राइट? तो क्या आप कुछ अचीव कर लेते हो या कुछ थोड़ा सा पा लेते हो तो खाना बंद कर देते हो? उसी प्रकार से मेरे लिए कंपटीशन प्रिपरेशन है। जैसे आप लोग खाना बहुत पैशनेट होके या बहुत फूडी होते हैं तो हमें बहुत पसंद आता है खाना खाना हमें बहुत मज़ा आता है, वैसे मुझे सेम चीज़ है वीडियो रिकॉर्ड करना आप लोगों के लिए, आपके कमेंट्स पढ़ना, आपकी मदद करना, आपको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करना, आपके डाउट्स क्लियर करना, मुझे मज़ा आता है। तो मैं इस वजह से कर रहा हूँ, ना कि पैसे कमाने के लिए। तो पैसे कमाने के लिए करना होता तो मैं किसी चैनल पे, बहुत सारे चैनल्स का ऑफ़र है अभी भी और पहले भी था, ये जब रिजल्ट नहीं आया था तब भी था और अभी तो बढ़ भी गया, लेकिन मैं जा नहीं सकता था उधर अगर पैसा ही कमाना होता। मुझे नहीं जाना, बात ख़त्म। मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है और ये जब तक मेरे पास टाइम रहेगा मैं निकालता रहूँगा। कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो, मैं UPSC क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद भी मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो जरूर रिकॉर्ड करूँगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। कहा गया ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है तो आपसे पूछा गया ए और बी के व्यय का अनुपात ज्ञात करो। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा आपको भाषा में उलझाया गया, लैंग्वेज में उलझाया गया। देखिएगा, कहा गया ए और बी की मासिक आय का अनुपात, आप लिखिए अब्बा और आप लिखिए बाबूजी, यानी ए और बी। देखिए ए और बी की जो इनकम है मासिक आय, यहाँ पे मैं आई लिख दे रहा हूँ, और ये है सेविंग्स, तो यहाँ पे बीच में एक्सपेंडिचर डाल दो, ठीक है। आपको पता होगा एक्सपेंडिचर बोले खर्चा होता है, ठीक है। आप लिखो, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ब्लैक कर दे रहा हूँ। हाँ, अब देखो ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, यानी ए की आय अगर 3x मानते हैं तो बी भाई साहब अपने आप 5x हो जाएंगे, राइट। क्योंकि उनकी बचत का अनुपात 2:3 है, तो बचत 2y और 3y मान लो। कई बार आप लोग गलती करते हो कि 2x 3x ले लेते हो, जरूरी नहीं कि उसी अनुपात में, जैसे 20 और 30 जरूरी नहीं, 2 और 3 ऐसा भी तो हो सकता है, 12 और 18 भी हो सकता है। तो आप लोग वही जो सैलरी में जो कॉमन फैक्टर था वही आप सेविंग्स में नहीं मान सकते, आप अलग अलग मानिएगा। जैसे आपने इनकम में माना 3x 5x, वैसे आप जब सेविंग की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो 2y 3y, ठीक है। अब कहा गया बी की आय। अब देखो पहले आप एक चीज बताओ, ए कमाता है 3x, बचाता है 2y, तो इसकी खर्चा कितना होगा 3x - 2y, ठीक है। और बी का कमाई है 5x और खर्चा है बचाता है 3y, तो खर्चा कितना करता है 5x - 3y, 5x - 3y। अब देखिएगा, अब जो दिया गया उस पर आते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। देखिए, कहा गया कि बी की आय कौन सी है 5x, ए की बचत के 3 गुना के बराबर, ए की बचत जो है उसके 3 गुना के बराबर, यानी 5x बराबर 3 गुना 2y यानी कि 6y, ठीक है। तो आपसे कहा गया ए और बी के व्यय का अनुपात निकालो। ए और बी के व्यय का अनुपात यानी 3x - 2y और 5x - 3y का अनुपात पूछा गया। अब देखो काम हो गया खत्म। अगर 5x बराबर 6y तो x बराबर आप कह सकते हो 1.2y कह सकते हो। अब पुट कर दो तो ए का खर्चा कितना हो जाएगा, ए का व्यय या एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 3x - 2y, यानी 3 × 1.2y, यानी कि अरे 3 × 12 36 - 2 यानी कि 1.6 आएगा y में, और बट्टे ये कितना 5x यानी 6y - 3y, 3y हो गया, ठीक है। y कट गया, यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 1.6/3, या 2 से काट दोगे 8 आएगा, ये 15 आएगा। अरे 1.6/3 को 16/30 लिख सकते हो, यानी 8/15। देखो बेसिक से करके हमने कितने आसानी से कर लिया। कुछ लोग कहेंगे इसमें तीर लगाओ, ये करो वो करो, कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ी कहीं पे नहीं, तो अगर कोई चीज़ सुई से हो जा रहा हो तो वहाँ पे तलवार की क्या ज़रूरत, समझ रहे हो ना। अगले प्रश्न पे आते हैं, यह प्रश्न देख लो। अब अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं आता, CND रूल नहीं आता, तो अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताइएगा। देखो यहाँ पे दिया गया 10a³ + 4b³ अनुपात 11a³ - 15b³ = 7:5, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू या ए और बी का रेशियो निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। देखो आपको जो दिया गया उसको लिखो। आपने लिखा भैया 10a³ + 4b³ /
11a³ माइनस 15b³ बराबर 7/5। अब आप कहेंगे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, नहीं लगाऊंगा क्योंकि कुछ कटता नहीं नजर आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, काम खत्म कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50a³ प्लस 20b³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 77a³ माइनस 105b³, ये तो हो जाएगा। अब सबको एक साइड में लिख लो। अगर 77 को 50 में से घटाओगे तो 27a³ आएगा इज इक्वल टू 20b³ प्लस 105b³ यानी 125। सही चल रहे हैं हम? 1 मिनट, 5 चौको 20 हो गया था, 15 सत्ते 105। हाँ ठीक है, यानी कि 100 कितना आया था 125b³। ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से a³ बटे b³ कितना आ गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a³ बटे b³ बराबर आ गया 125/27। 125/27 बेसिकली 5 का क्यूब बटे 3 का क्यूब है, यानी a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 3। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a बराबर 5, b बराबर 3। अब पुट कर दो तो निकालो धड़ाधड़, यानी ये हो गया 3a यानी कि 15 प्लस 5b यानी कि 15 बटे 9a यानी कि 45 माइनस 2b यानी कि 6। 15 30/39 आपका आंसर आया। 3 से काट दोगे तो 10:13 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, फिर इसमें पुट कर देनी थी, दैट्स ऑल। ये प्रश्न देखो, बहुत आसान सा प्रश्न है, भाषा बड़ी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कहा गया कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि उसने इस राशि को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में विभाजित किया होता तो उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 1188 अधिक मिलते, राशि ज्ञात करिए। यानी आपको निकालना है कि सम क्या होगा। आप 3 बेटों को पहले किस अनुपात में डिवाइड करना था, मतलब बेटों को नहीं, राशि को 3:4:5 के बीच, 3:4:5 के बीच। ठीक है, आपसे कहा गया कि राशि को 1/3 1/4 1/5 के रेशियो में डिवाइड कर। आपको पता होगा 1/3 1/4 1/5 को अगर सिंपल रेशियो में डिवाइड करना, मतलब बदलना है, तो 5 4 3 के एलसीएम यानी 5 4 3 के एलसीएम तो कितना हो जाएगा 60 से गुणा कर दो। 60 से मल्टीप्लाई करोगे 60 से तो कितना हो जाएगा, पहले 1/3 में मल्टीप्लाई होगा 20, फिर 15, फिर 12। ये नया हिस्सा है और ये हिस्सा मिलना चाहिए था। तो आपसे कहा गया उसके उस बेटे को जिसे सबसे पहले, मतलब पहले सबसे कम मिला था, यानी कौन से वाले बेटे को, इस वाले बेटे को, उसे 1188 रुपये ज़्यादा मिले होते, 1188 रुपये ज़्यादा मिले होते, तो आपको राशि क्या थी। आपको एक चीज़ बताइए, सबसे पहले जो सबसे कम किसको मिलता था, इस बेटे को मिलता था। कितना हिस्सा मिलता था टोटल राशि का, 3 आउट ऑफ 3 4 7 5 12, यानी 3/12 हिस्सा मिलता था, यानी 1/4 हिस्सा पहले राशि का मिलता था। ठीक है, अभी कितना मिल रहा है, अभी मिल रहा है 20 हिस्सा आउट ऑफ 20 15 35 और 12 47, यानी 20/47 हिस्सा मिल रहा है। यानी पहले 1/4 मिल रहा था, अभी 20/47 मिल रहा है। यानी कि आपको दिया गया कि जो राशि थी, टोटल अमाउंट जो था उसका 20/47, यानी अब वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से से कितना ज़्यादा है 1188, तभी तो उसे 1188 ज़्यादा मिल रहा है। यानी अब उसे मिल रहा है 20/47, यानी 20/47। पहले मिल रहा था 1/4, जो कि अब वाला 1188 ज़्यादा है पहले वाले हिस्से से। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि 1/4 ऑफ दैट सम प्लस 1188 इज इक्वल टू 20/47 ऑफ दैट। यानी कि आप कह सकते हैं कि 20/47 माइनस 1/4 ऑफ दैट अमाउंट इज इक्वल टू 1188। सॉल्व कर लो, यानी 20 चौको 80 में से 47 घटेगा, कितना आएगा 33/47 गुणे 4, 47 × 4 यानी 47 × 4 इंटू ए इज इक्वल टू 1188। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो तो 33 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 11 से काटोगे 108 आएगा, फिर यहाँ 3 बचेगा, 3 से 108 कटेगा 36, यानी ए बराबर हो गया, अमाउंट बराबर हो गया 36 × 4, या आप लिख लो 36 × 47 × 4 कितना हो जाएगा, 47 × 4 कितना होता है 188, हाँ 188 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि 6 8 48 यूनिट डिजिट 8 होगा, यानी ये हो नहीं सकता। आपको पता है 36 से अगर 20 में गुणा करते हैं तो 7200 आता, उससे मतलब 7200 माइनस 12 × 36 यानी 144 तियाँ 14 तिया 42 और ये 452,
432, ठीक है, यानी 432 इसमें से घटा दो तो 72 में से 4 घटेगा 68, 68 से और कम यानी कि 6768 आपका आंसर हो जाएगा। 6700 मैंने 36 को 200 में गुणा किया और 200 से 188 कितना कम है 12, यानी 36 को 12 से गुणा करके घटा दिया, यानी आपका 6768 आंसर आ गया, राइट। ये देखो कहा गया एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 5:4 है, यानी एक्स और वाई जो दिए गए हैं इनके मासिक इनकम यानी इनकम की रेशियो क्या दी गई है 5:4, यानी 5x अगर ये कमाते हैं तो 4x ये कमाते हैं, ठीक है। कहा गया उनके मासिक व्यय का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 9:7, यानी 9y अगर ये खर्च करते हैं तो 7y ये खर्च करते हैं। अब आपसे कहा गया कि इनकी बचत का अनुपात निकालना है, तो बचत इनके लिए हो जाएगी 5x - 9y और इनके लिए हो जाएगी 4x - 7y, राइट। देखिएगा अब आपको दिया क्या गया, एक केस और दिया गया कि y की आय x के व्यय के बराबर, y की जो इनकम है यानी 4x x के व्यय के बराबर है, यानी x के 9y के बराबर, यानी 4x बराबर आपको दिया गया 9y, यानी x बराबर दिया गया है 9/4y। बस अब आपको बचत का अनुपात निकालना है तो पुट कर दो, तो पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5x - 9y, 5x - 9y। आपको पता है कि 5x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 9y की जगह पे भी 4x लिख सकते थे, लेकिन x में चेंज करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो आप सीधे मतलब कैसे भी x को y में या y को x में चेंज कर सकते हैं, या आप ऐसे देख सकते हैं कि ये भी हटाओ, x बराबर 9/4y आया, बस काम खत्म कर लो, y को इधर लाओ, यानी x/y बराबर कितना आ गया 9/4, ये तो हो गया x/y। अब x की वैल्यू 9 रख दो, y की वैल्यू 4 रख दो, काम खत्म। x की वैल्यू 9 रखोगे तो यहाँ पे 5 9 45 - 36, 45 - 36 कितना हो जाएगा 9/4 गुणे 9 36 में से 28 घटेगा 8, तो आपका अनुपात कितना आ गया सेविंग्स का S1/S2 कितना आ गया 9/8। तो ये सबसे आसान तरीका जो मैंने अभी तक नहीं बताया था कि भैया अगर 4x बराबर 9y आया, यानी x की वैल्यू हो गई 9, y की वैल्यू हो गई 4, हमने पुट किया, हमारी सेविंग्स का रेशियो आ गया। तो 3 लाइन का प्रश्न था, बाकी इसमें कुछ था नहीं। ये देख लो कहा गया किसी निश्चित राशि को ABCD के बीच इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात दिस वन, B और C के बीच का दिस वन, C और D के बीच का दिस वन, A और C के बीच का अंतर इतना है, तो D का हिस्सा ज्ञात करो। बहुत आसान सा प्रश्न, ये करवाना भी नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ। देखो आपको दिया गया A, B, C और D का अनुपात कुछ, A और B के बीच का अनुपात 1:3 है, B और C का अनुपात 2:5 है और C और D का 2:3 है। अब सबका कॉमन रेशियो निकाल लो। कॉमन रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे खाली स्थान है तो 3 3 भर दो, यहाँ पे खाली स्थान है 5, यहाँ पे खाली स्थान है 2 2, यहाँ पे खाली स्थान है 2। अब सीधे सीधे स्तंभ का यानी कि पूरे कॉलम का गुणा कर लो, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 5 15 दूना 30, 3 5 15 3 45। अब आपसे कहा गया ए और सी के हिस्से का अंतर 3510 है। ए और सी का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा 4, सी का हिस्सा 30, अंतर निकालोगे 26, यानी 26 बराबर दिया गया आपको 3510। 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 7 2 बराबर 170, यानी 1 बराबर हो गया 135। अब 1 बराबर 135 हो गया तो डी का हिस्सा पूछा गया, यानी 45 गुना इसका कर दो, डी का हिस्सा है 45, यानी डी का हिस्सा बराबर हो जाएगा 45 गुणे 135। तो आप एक काम करो 45 गुणे 100 करो, 4500 हो जाएगा। और 35 में 45 से गुणा करने के लिए 45 ये आप कर सकते हो, देखो 4500 प्लस 45 गुणे 45 अगर होता तो 20 25 होता, और माइनस 450 घटा दो, यानी हो गया 4050, और इसमें 20 25 जोड़ोगे 4050 और 20 25 कितना हो जाएगा 6075। आपने कहा कि कितना आसानी से आपने कर लिया। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा 135 को 145 मानते हैं, 145 होता तो 45 से गुणा करना होता तो 45 गुणे 100 धन 45 करते हैं, यानी 45 गुणे 100 45 हो गया, और 45 का स्क्वायर मुझे याद है 20 25 होता है, और माइनस 45 गुणे 10, क्योंकि 145 नहीं है, उससे 10 कम है, यानी कि 450 घटाना पड़ेगा। अब मैंने क्या काम किया, इसमें से 450 ना घटा के 4500 में से 450 घटा लिया, यानी ये बचा 4050, और उसमें 2025 जोड़ना है, तो 4050 प्लस 2000 6050, और 25 और जोड़ देंगे 6075। तो कैलकुलेशन ट्रिक से नहीं होता, कैलकुलेशन अगर आपका दिमाग काम करता है तो तेज कर ही लोगे। कुछ लोगों को लगेगा कि ये समय बचा के हम क्या करेंगे 10 सेकंड, ये 10 सेकंड अगर 10 क्वेश्चन में बचाते हो तो 100 सेकंड आपके पास एक्स्ट्रा हो गया, आप उनको बीट कर सकते हो जिनके पास समय से परेशानी यानी समय नहीं मिल पा रहा है। कहा गया राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है, एडम शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है, फिर रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है, अभी भी पिज्जा का कितना भाग बचा हुआ है। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है, बेसिक तरीके से हम करते हैं। अगर राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है, 3/8 भाग अगर वो खाता है तो बचता कितना, 1 - 3/8 यानी 5/8 भाग अभी भी बचा हुआ है।
कहा गया एडम जो है शेष पिज्जा का 3/10 भाग खा लेता है। शेष पिज्जा कितना है 5/8 भाग, इसका 3/10 खाता है, यानी बचता कितना है 1 - 3/10, यानी इसका 7/10 हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। फिर कहा गया रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। बचा हुआ कितना है इतना 5/8 × 7/10, इसका 4/7 खा लेती है, यानी कि इसका बचा कितना हुआ 1 - 4/7, यानी 3/7 इसका बचा हुआ है। टोटल बचा हुआ हिस्सा आ गया 5/8 × 7/10 × 3/7, 7 7 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 3 एकम 3 और बटे 8 दूनी 16, यानी 3/16 हिस्सा बचा हुआ है। राइट। कहा गया ABC invested capital in the ratio of 5:7:4, the timing of their investments being in the ratio of XYZ. If their profits are distributed in the ratio 45:42:28, then X:1/Y:Z. ये मेंस में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लिया गया। कहा गया ABC ने इन्वेस्ट किया कुछ अमाउंट, हम मान लेते हैं, देखो ABC का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रॉफिट यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, और टाइम का रेशियो आपसे पूछा गया। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे देखिए मैं कलर वही रखता हूँ, 5-7-4 के अनुपात में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। 45, 42 और 28 के रेशियो में इनको लाभ मिलता है। आपको पता होगा जो टाइम होता है, टाइम बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन जो इन्वेस्टमेंट था, यानी 45/5 9 हो गया, 42/7 6 हो गया, और 28/4 यानी कि 7, यानी इनका टाइम का रेशियो 9:6:7 हो जाएगा। यही XYZ दिया गया था, यानी X:Y:Z कितना हो जाएगा 9:6:7। ये प्रश्न देखो, कहा गया कि A और B का मासिक वेतन समान है। A, B और C अपने वेतन का 10%, 8% और 9% चैरिटेबल ट्रस्ट यानी कि चरितार्थ धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। अगर डिफरेंस बिटवीन द डोनेशंस ऑफ A and B is 400, टोटल डोनेशन बाय A and B is 900 मोर देन दैट ऑफ C, व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ C? C की सैलरी बतानी है, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो कहा गया A 10%, B 8% और C 9% दान करते हैं। A और B के दान के बीच का अंतर 400। एक चीज बताओ, A कितना दान करता है अपनी सैलरी का 10%, कलर चेंज करके बता दो। A अपनी सैलरी का कितना दान करता है 10%, B 8%, इनका अंतर दिया गया है 400, यानी आपको दिया गया A का 10%, यानी 10% ऑफ A, 10% कितना होता है A/10, और 8% ऑफ B, आपको पता है 4% ऑफ B होता है B/25, तो 8% 2B/25, ये दिया गया आपको कितना है 400। ठीक है, आपको दिया गया A और B द्वारा किया गया कुल दान C की तुलना में 900 अधिक है, यानी आपको दिया गया A और B द्वारा किया गया कुल दान, A ने कितना दान किया A/10, B ने कितना दान किया 2B/25, ये जो है वो C द्वारा, जो C ने दान किया है, C ने कितना किया 9%, यानी 9C/100 दान किया है, इससे कितना ज़्यादा है, इससे 900 रुपया अधिक है, यानी इससे 900 रुपया अधिक है। तो आपसे कहा गया C का मासिक वेतन ज्ञात करिए। ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज़ और दिया गया है कि भैया A और B का मासिक वेतन समान है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो छोड़ के चली, A और B का मासिक वेतन समान है, इसका मतलब A की जगह पे चाहे B लिखो, चाहे B की जगह पे A लिखो। लिख लेते हैं हम, B की जगह पे A लिख लेते हैं, खट खट लिख लिया। ठीक है, यानी आपको दिया गया A/10 - 2A/50 = 400, यानी आप यहाँ पे हर बराबर करोगे तो A/100 - 8A/100, यानी आपका ये कितना हो जाएगा 10A/100 - 8A/100, यानी 2A/100 = 400, यानी आपका A बराबर कितना हो गया 20,000। A का वेतन कितना हो गया 20,000। अब A का वेतन 20,000 हो गया, तो यहाँ से C का वेतन निकाल लो, यानी C का वेतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा A/10 यानी 2,000 प्लस A/25 कितना हो जाएगा, ये 800 दूना 1600 और माइनस 900 कर दो बराबर 9C/100, ये दिया गया है। यानी आप कह सकते हो 200 और 1600, 3600 में से 9 घटेगा 2700 बराबर 9C/100, यानी कि C/100 बराबर 300, और C/100 अगर 300 है तो C बराबर कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। अदरवाइज आप ऐसे कह सकते थे, देखो A ने 10% किया और B ने 8% किया। आपको पता है A और B का वेतन समान है, यानी हम कह सकते हैं A का 10% और A का B मतलब जो 8% है उसका डिफरेंस 400, क्योंकि A और B के दान के बीच का डिफरेंस आपको दिया गया था 400। A का 10% यानी 10% ऑफ A माइनस 10% ऑफ 8% ऑफ B, और B और A का वेतन समान है, यानी 8% ऑफ A कह सकते हैं बराबर 400, यानी 2% ऑफ A = 400, यानी A बराबर हो जाएगा 20,000।
अब ए का वेतन आ गया था यहाँ से। अब आपसे कहा गया ए और बी द्वारा किया गया कुल दान। अब एक चीज़ बताओ, ए 10% करता है, बी 8%, यानी दोनों मिलकर 18% ऑफ ए करते हैं। 18% ऑफ ए कहें, 18% ऑफ बी कहें। 18% ऑफ ए जो है वो सी के द्वारा किया गया दान जो है उससे 900 अधिक है। एक चीज़ बताओ, 18% ए का कितना हो जाएगा? 3600 रुपये। 3600 रुपये सी के दान से 900 अधिक है, यानी सी ने कितना दान किया? 2700 रुपये। सी ने दान कितना किया? 2700 रुपये। और आपको पता है सी कितना दान करता है? यहाँ पे देखिए, सी अपने वेतन का 9% दान करता है, यानी सी के वेतन का 9% 2700 के बराबर है, यानी 1% हो जाएगा 300, 1% 300 हो गया, तो वेतन कितना हो जाएगा? 2 जीरो बढ़ा के, बस आंसर हो जाता। ये प्रश्न देख लो, बहुत आसान सा ये भी है। कहा गया जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है। ठीक है, यदि कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या से 2 गुनी हो जाती है। ए और बी के बच्चों की संख्या का अनुपात बताना है। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो, हम मान लेते हैं ए में ए बच्चे हैं, बी में बी बच्चे हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ऐसे कहो या फिर ऐसे मान लो कि देखो ए और बी 2 कक्षाएं हैं। ठीक है, कहा गया कि अगर ए के 5 बच्चे बी में प्रवेश करते हैं, हम मान लेते हैं कि इधर x + 10 बच्चे थे। ठीक है, इसके 5 बच्चे निकल जाते हैं, यानी अभी बचते कितने हैं? x + 5 हो जाते हैं। तो कहा गया दोनों कक्षाओं के बच्चों की समान हो जाती है, यानी ए से 5 बच्चे निकल गए तो x + 5 बचा, तो बी में कितने हो जाते हैं? इसके बराबर ही, यानी x + 5 इसमें भी हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब जब 5 इसमें से निकलते हैं तो 5 इसमें जुड़ते हैं, अब दोनों के बराबर हुए, यानी ओरिजिनल में कितने होंगे? आपसे कहा गया कि देखो, हम मान लेते हैं ए और बी में बराबर है। ठीक है, ऐसे देखो, ए और बी में बराबर हो जाते हैं, हमने यहाँ से बात करी। ये कब हुआ? जब ए में से 5 निकले और बी में 5 जुड़े, यानी ए से 5 निकलने के बाद x + 5 है, यानी ए में एक्चुअल संख्या कितनी होगी? ए में एक्चुअल संख्या कितनी रही होगी? x + 5 पे 5 ज़्यादा, यानी x + 10। और बी में एक्चुअल संख्या कितनी होगी? बी में जुड़ने के बाद x + 5 होते हैं, यानी कि एक्चुअल संख्या x रही होगी। अब आपका ए और बी में बच्चों की संख्या आ गई। अब आपसे कहा गया दूसरा केस देखिए, यदि कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं, बी से अगर 25 बच्चे निकल जाएंगे तो बचेंगे कितने? x - 25। कहा गया ये लोग कक्षा ए में प्रवेश करते हैं, अब अगर 25 बच्चे निकल के ए में आ जाते हैं, ए में x + 10 ऑलरेडी थे, यानी x + 35 हो जाएंगे। तो कहा गया कि जो ए के बच्चों की संख्या वो बी के बच्चों की संख्या की 2 गुनी हो जाती है, यानी x + 35 2 गुनी हो जाएगी x - 25 की, यानी ये हो जाएगी 2x - 50 के बराबर। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं x बराबर हो जाएगा 50 + 35, यानी x बराबर 85। तो आपसे कहा क्या गया कि ए और बी के बच्चों की संख्या का अनुपात बताओ। आपको पता है ए में बच्चे थे x + 10, यानी 85 + 10 95, और बी में थे x, तो कितना हो जाएगा? 85, 5 से काट दोगे तो ये 19 आ जाएगा, 5 से कटेगा 17, यानी रेशियो कितना हो जाएगा? 19:17। आंसर आ गया। देख लो, कहा गया ए बी सी का रेशियो इतना है, A/B, B/C, C/A का रेशियो निकाल। कितना आसान सा प्रश्न है। ये कैसे होगा? आप पहले 4 3 2 का एलसीएम, 4 3 2 का एलसीएम लोगे, कितना होगा? 12। 12 से गुणा कर दो, यानी ABC का एक्चुअल रेशियो आ गया। ABC का एक्चुअल रेशियो कितना हो गया? यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 1/3 में 12 से गुणा होगा 4, और यहाँ पे 6, यानी ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई 4, सी की वैल्यू हो गई 6। अब आपको निकालना है A/B, यानी कि 3/4, ए की वैल्यू 3 मान लो, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 6। B/C 4/6 और C/A यानी कि 6/3। अब आप पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये लिखा हुआ 3/4, 2 से काटोगे 2/3 और 2। अब यहाँ पे 12 से गुणा कर दो, 12 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 9, 8 और 24। यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? चलो ये प्रश्न देखो, आपको मैंने ऐसा प्रश्न करवाया है, आपसे कहा गया x घटाया जाता है तो समानुपात में हो जाती है, यानी प्रोपोर्शन में हो जाती है। आप x घटा दो, यानी ये 19 - x हो जाएगा, ये 28 - x हो जाएगा, ये 55 - x हो जाएगा, और ये 91 - x हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान से प्रश्न आते हैं। अब आपको मैंने क्या बताया था कि आप यहाँ पे अंतर ले लिया करो, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे अंतर लोगे तो कितना हो जाएगा? 91 में से 55 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। आप 9 और 36 का एलसीएम लोगे, 36 होगा। 36 दोनों बनाने के लिए इधर 4 से गुणा कर दो, और इधर 1 से गुणा कर दो, और दोनों के अंश को बराबर कर दो, यानी 4 से गुणा करोगे 76 - 4x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 55 - x, यानी ये 3x इक्वल टू हो जाएगा 21, यानी x इक्वल टू 7 हो गया। अब x बराबर 7 हो गया तो इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना, यानी अंडर रूट में x + 9 × x², यही हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन। x की वैल्यू 7 रखोगे, 7 9 16, और 7 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल, यानी 16 का रूट 4, और 7 स्क्वायर का 7, यानी 4 × 7 28 आपका आंसर हो गया। राइट?
कहा गया कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 280 इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज 2:3, सेकंड एंड थर्ड इज 4:5। आपको सेकंड नंबर फाइंड करनी है। देखो आप लिखो फर्स्ट, क्या लिखो, फर्स्ट लिखो। यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 2:3 है, दूसरी और तीसरी का 4:5। अब आपको जो कॉमन रेशियो निकालना है तो यहाँ पे 3 भर दो, यहाँ पे 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब खड़ा खड़ा मल्टीप्लाई कर दो। 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 पचे 15। यानी ए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात आ गया। अब आपसे कहा गया योग इनका दिया गया है, योग निकालो। 8, 12, 20 और 15 35, यानी 35 बराबर आपको दिया गया। जो योग है वो 280 दिया गया है, यानी 35 से कटेगा 8, यानी एक्चुअल में जो हमारा 1 है वो वास्तव में 8 के बराबर है। तो आपसे कहा गया दूसरी संख्या हमारी 12 आ रही थी, तो ये 12 ना होकर इसका 8 गुना होगी, यानी दूसरी संख्या 12 का 8 गुना 96 होगी। ये प्रश्न देख लो, इसमें क्या ही है। देखो कहा गया b/a इज इक्वल टू 0.7, यानी आप कह सकते हैं b/a इज इक्वल टू 0.7 कहने का मतलब 7/10। अब b को 7 ले लो, a को 10 ले लो। b बराबर 7 रखोगे, a बराबर 10, तो a माइनस b यानी कि 10 - 7 3/10 + 3, 10 + 7 17 + 11/34। ठीक है, यानी कि दोनों को 34 बना लो, तो यहाँ पे 34 लिखोगे। 2 से गुणा होगा ये 6 हो जाएगा + 11, यानी 6 11 17/34, यानी 1/2, 1/2 की वैल्यू 0.5। ये प्रश्न देखो, कहा गया 1.5 लाख रुपए को ABC के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है जिससे उन्हें 20%, 30% और 50% प्राप्त हो। हमें कहा गया A, B और C 3 व्यक्ति दिए गए हैं जिनके बीच में मान लो 150 रुपये, 1.5 लाख ना मान के 150 रुपये मान लो। 150 रुपये डिवाइड किए जाते हैं 20%, 30% और 50%। यानी 20% मिलता है तो A को 30,000 मिल जाता होगा, B को इसका 30% यानी 45,000 और बाकी 75 C को मिल जाता है। ठीक है, अब कहा गया दूसरी राशि है जिसको इनके बीच में 50%, 30% और 20% डिवाइड किया जाता है। ठीक है, दूसरी राशि की बात की गई है, यानी दूसरे अमाउंट की। और कहा गया कि ए को उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई दूसरे शेयर से भी जितने पहले से प्राप्त हुई थी। यानी ए को 30,000 पहले से प्राप्त हुई थी और दूसरे का 50%, दूसरी जो राशि थी उसका 50% पाने के बाद उसे दूसरे से भी 30,000 मिलता है। यानी दूसरी राशि का 50% 30,000 है, यानी सेकंड वाला अमाउंट कितना हो जाएगा? जिस राशि का 50% 30,000 हो जाएगा वो पूरी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 60,000। अब आपसे कहा गया था बी को दोनों बंटवारों में कितनी राशि मिली। आपको पता है पहले बंटवारे से उसे 45,000 बी को मिल चुकी है, यहाँ पे देखिए, और दूसरे से इसका 30% मिलेगी, यानी कि 60 का 30% कितना हो जाएगा? 18, यानी कि 18 के उसे दूसरे बंटवारे में मिली। तो बी को टोटल कितना मिला? 45 के इधर से मिला था, 18 के इधर से, यानी बी को टोटल मिला 45 + 18 63 के, यानी 63,000 रुपये बी को मिला है। राइट। कहा गया ए और बी के वजन का योग 80 kg है। लिख लो, ए और बी का जो सम है वो 80 kg है। ठीक है, राइट। कहा गया ए के वजन का 50%, ए के वजन का 50% यानी A/2। कहा गया बी के वजन का 5/6 गुना है, यानी 5/6 ऑफ बी है। बस काम खत्म हो गया, यानी आप कह सकते हो A बराबर 5/3 बी, 2 से 6 कट जाएगा, यानी A/B बराबर कितना आ गया? 5/3। बस काम खत्म। ए को 5 ले लो, बी को 3, 5 3 8 बराबर 80, यानी 1 बराबर 10, यानी A 50 हो गया, B 30 हो गया। तो आपसे कहा गया दोनों के वजन का अंतर, यानी 50 में से 30 20 किलोग्राम ही पूछा गया था। कहा गया लड़के और ये 18 नवंबर मेंस जो हुआ था उसका प्रश्न है। कहा गया एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 27:23 है, डिफरेंस 200 है। तो आपको लड़कों की संख्या 27 और 23, ये मान लो बॉयज 27 हैं और गर्ल्स 23 हैं, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 बराबर कितना दिया गया? 200, यानी जो 4 है वो वास्तव में 200 के बराबर है, यानी 1 बराबर 50 है। तो आपसे बॉयज की संख्या पूछी गई थी, यानी आपको 27 बताना है, 27 बॉयज माने थे, तो 1 बराबर 50 है, 27 बराबर 27 × 50, यानी ये आपका हो जाएगा 135 के बाद 0। ठीक है, ये प्रश्न देखिएगा। कहा गया ए और बी की वर्तमान आयु 3:5 है। राइट, ए और बी की वर्तमान आयु जो है वो 3:5 है, यानी कि ए की आयु अगर 3x मानते हैं तो बी की आयु 5x है। राइट। अब कहा गया अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर 5 वर्ष बाद इसकी आयु पूछें तो इसमें 5 जुड़ जाएगा, इसमें भी 5 जुड़ जाएगा, और इनका अनुपात 13:20 है। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो, काम खत्म हो जाएगा। 20 का इसमें गुणा होगा तो 60x + 100 हो जाएगा। अगर कहीं नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन आपका उधर पूछ लीजिएगा। और 13 से 5x + 5 में गुणा होगा तो 65x + 65 हो जाएगा। ठीक है, यानी 65 में से 60 यानी कि 5x बराबर 100 - 65 35, यानी x बराबर 7 हो गया। अब x बराबर 7 हो गया तो आपसे बी की वर्तमान आयु पूछी गई, यानी 7 × 5 = 35 वर्ष। समझ आ गया?
देखो मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी मिनट वेस्ट हो, इस वजह से थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती है। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन भैया क्या करूँ, क्योंकि समय वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से मैं बकवास भी नहीं करता। अब मैं सोचता हूँ 21 क्वेश्चन करवाएं तो 40-42 मिनट मैक्स टू मैक्स लगे समझाते हुए, ठीक है। यानी आपकी आदत पड़े तेज़ करने की और स्पीड भी बढ़े। जो टीचर 10 क्वेश्चन 3 घंटे में पढ़ा रहे हो वो आपको बता रहे हैं स्पीड कैसे तेज़ करें। कैसे तेज़ होगी? आप 10 क्वेश्चन पहले 10 मिनट में करवाना सिखाओ। आप खुद 2 घंटे ले रहे हो, 12 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहे हो बकवास करके, फिर कह रहे हो टाइम में यूटिलाइज करवा रहा हूँ। टाइम क्या यूटिलाइज करवा रहे हो? 10 क्वेश्चन 20 मिनट मैक्स टू मैक्स 30 मिनट बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर नहीं है ऐसे तो ऐसा सेट ही ना बनाओ ना कि बच्चे डिमोरल हो जाए। देखो ये प्रश्न देखो, कहा गया ट्रेन टिकट फेयर फ्रॉम प्लेसेस ए टू बी इन सेकंड क्लास AC एंड थर्ड क्लास AC इज 2500 एंड 2000 2500 एंड 2000। Kage, if the fares of second class AC and third class AC are increased by 20% and 10% respectively, तो आपको नया रेशियो बताना है। आपको बताया गया कि द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी जो AC है उसका किराया जो है वो 2500 और 2000 है, ठीक है। अब कहा गया इनका किराया 20% और 10% इंक्रीज हो जाता है, यानी 2500 अगर 20% इंक्रीज होगा यानी 500 इंक्रीज होकर 3000 हो जाएगा, और 2000 अगर 10% इंक्रीज होगा तो 200 इंक्रीज होकर 2200 हो जाएगा, राइट। अब इसी का अनुपात कहा गया, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 2 से काटोगे 15 होगा, 2 से काटोगे 11, यही पूछा गया। देखो प्रश्न झुआ भर, और आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इधर यूजफुल कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और जितनी प्लेलिस्ट आपको आपके लिए बना दी है वो भैया ऐसे नहीं है फर्जी, वो सारे जाके पढ़ लो। PDF में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, उधर जाके डाउनलोड कर लेना। अगर आपका अभी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे जो यहाँ नहीं पूछना चाहते इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। लिंक इंस्टाग्राम ID की भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम की भी, जाके सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं वीडियो में कर डालना। और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस साथ में करते रहना, ऐसा नहीं मुंह बना के बैठे हो केवल वीडियो देख रहे हो, खुद से नहीं सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो क्या होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी बेस्ट विशेष फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।